वेलकम फ्रेंड्स, मैं शशांक सुखेजा आपका स्वागत करता हूं डेटा स्ट्रक्चर की इस सीरीज़ में। तो हमारा पिछला टॉपिक था डेटा स्ट्रक्चर और उसका इंट्रोडक्शन। तो उसको समझने के लिए जो हमारा अगला टॉपिक है वो है स्टैटिक वर्सेस डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। क्यों? क्योंकि जब तक हमको ये समझ में नहीं आएगा कि मेमोरी एलोकेट कहाँ हो रही है, हमको पता कैसे चलेगा कि हम डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ किस तरीके से कर रहे हैं मेमोरी में। जब हमको मेमोरी समझ में आ जाएगी तो उसका यूज़ भी समझ में आ जाएगा। तो आज इस टॉपिक में हम पहले पढ़ेंगे मेन मेमोरी के बारे में, फिर मैं पढ़ूंगा उस प्रोग्राम में मेमोरी का यूज़ और उसका स्टैटिक एलोकेशन वर्सेस डायनेमिक एलोकेशन। आइए शुरू करते हैं। तो आइए, मैंने सेक्शन बनाया हुआ है, इसको मैं बोलूँगा अपनी मेन मेमोरी। अब समझिएगा, हर जो मेमोरी होती है वो कई सारे हिस्सों में बटी होती है। उसको हम बोलते हैं बाइट्स। क्या बोलते हैं? बाइट्स। ठीक है। और हर बाइट की अपनी एक एड्रेस होती है। जैसे मैंने इसको दे दी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब ऐसे करते करते यहाँ तक जो भी नंबर आए। तो हर बाइट की अपनी एक एड्रेस है। अब आपने सुना होगा ये हमारी मेन मेमोरी क्या होती है? टेम्पररी मेमोरी, जैसे रैम। तो जिन कंप्यूटर्स या किसी में भी जो बड़ी बड़ी रैम्स होती हैं, जैसे 4 GB हो गई या 6 GB हो गई या 8 GB हो गई, तो होता क्या है, वो पूरी मेमोरी कभी यूटिलाइज नहीं होती। जब भी आप कोई प्रोग्राम रन करते हो तो एक पर्टिकुलर सेक्शन को उठाता है। क्या उठाता है? पर्टिकुलर सेक्शन। तो जो ये इतनी बड़ी बड़ी मेमोरीज हैं, 4 GB 6 GB 8 GB, तो इनको सेगमेंट्स में बांटा जाता है, एक एक हिस्से में बांटा जाता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट। उन हिस्सों में से जो एक सेगमेंट है, हम उसको लेके अपना पूरी सीरीज कवर करेंगे और वो सेगमेंट मैं कंसीडर करूँगा 64 किलोबाइट्स, मतलब 64 KBs का। अंडरस्टूड? नहीं समझ में आया? मुझे लगता है आ गया होगा। तो हमारी मेन मेमोरी, जैसे आपने देखा मैंने 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया है, 2D स्ट्रक्चर बनाया है, पर एक्चुअल में लीनियर स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? लीनियर स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि जो मेमोरी एलोकेट हो रही है वो लीनियर हो रही है। तो ये बेसिकली आपको अच्छा समझ में आया, इसीलिए मैंने ऐसे बनाया है, वरना ये क्या होती है? एक लीनियर फॉर्म में अरेंज्ड होती है। ठीक है। तो अब मैं इस मेन मेमोरी के पूरे कोर्स में एक ही सेक्शन को उठाऊंगा जो कि है 64 KBs का। अब 64 KBs से आपको क्या समझ में आता है? जैसे मैंने बोल दिया 0 to 64 KB, यानी 0 to 6553 बाइट्स। कैसे हुआ? 64 into 1024 बाइट्स। अब एक बाइट की मेमोरी में कितना होता है? 1 बाइट इज इक्वल टू 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। तो 64 कितनी होंगी? इतनी होंगी। अंडरस्टूड? चलिए, तो पिछला हमने पढ़ा था मेमोरी क्या होती है। मेन मेमोरी के बारे में हमने इंट्रोडक्शन लिया कि मेन मेमोरी कैसी होती है, कितने बाइट्स का सेगमेंट होता है और कितना बाइट हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम में जैसे मैंने बोला था कि मैं 0 to 64 KB, मतलब एक सेगमेंट जो 64 बिट का है, बाइट का है, वो मैं यहाँ लूँगा 64 किलोबाइट का। तो 0 से 64 किलोबाइट तक की एड्रेसेस यहाँ पे अरेंज होंगी। अंडरस्टूड? एक दिमाग में एक इमेज प्रोसेस हो गई। वेरी गुड।
जब ये हो गई तो अब हमें पढ़ना है कि हमारा जो प्रोग्राम होता है, जो कोड हम लिखते हैं, वो यूटिलाइज कैसे होता है मेन मेमोरी में। जब हमने ये समझ लिया तो हमने आधी जंग जीत ली। ठीक है, तो जब हमारा जो ये मेन मेमोरी का सेक्शन, ये सेगमेंट होता है, ये 3 सेक्शंस में बटा होता है। पहला होता है कोड सेक्शन। क्या होता है? कोड सेक्शन। ठीक है, दूसरा सेक्शन क्या होता है? हीप सेक्शन। और तीसरा कौन सा होता है? स्टैक सेक्शन। अब आप मुझसे कहोगे कि जो मैंने पिछले वीडियोस में जब एसेंशियल्स पढ़ा रहा था तो मैंने ये यहाँ लिखा था, मैंने वहाँ पे भी बताया था, क्योंकि ये और ये इंटरनल मेमोरीज कंसीडर की जाती हैं, इसीलिए हम इसको स्विच कर देते हैं सिर्फ अच्छे से समझने के लिए। तो मैं स्टैक को यहाँ लिखता हूँ और हीप को यहाँ लिखता हूँ। मैंने हीप लिख दिया यहाँ और स्टैक लिख दिया यहाँ। ठीक है, तो जो हमारा हीप सेक्शन हो गया वो हमने टॉप पे कर दिया और स्टैक सेक्शन हमने नीचे कर दिया। अब ये तो हो गई कि सेक्शंस कौन कौन से होते हैं, हमारा प्रोग्राम यूटिलाइज कैसे करता है। तो जब भी हमारा प्रोग्राम, ये प्रोग्राम कंपाइल होता है, क्या बोलते हैं? कंपाइल होने के बाद वो कहाँ पड़ता है? जब मशीन कोड बन जाता है, कौन सा कोड बन जाता है? मशीन कोड। तो मशीन कोड कहाँ रिसाइड करता है? इस कोड सेक्शन में। और उस कंपाइलेशन वक्त जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं, क्या होते हैं? डिक्लेयर उस कोड के अंदर, वो कहाँ लेते हैं? स्टैक जगह पे। समझ गए? तो अब मैं इसको एक प्रोग्राम के जरिए आपको समझाने वाला हूँ कि हमारी ये मेमोरी में एलोकेशंस कैसे होते हैं। चलिए वो देखते हैं। तो चलिए, अब मैंने, आप बोर्ड में देख पा रहे होंगे, मैंने मेन मेमोरी बना दी अपनी और मैंने एक प्रोग्राम के लिए बेस स्ट्रक्चर लिख लिया। अब जैसे ही मैं इस बेस स्ट्रक्चर में एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इंट a इज इक्वल टू 10 या फ्लोट b इज इक्वल टू 15.2, तो ये कोड में मैंने कोडिंग करते वक्त ही लिखा होगा, मतलब जब हम कोई प्रोग्राम बना रहे होंगे C या C++ का, तो हमने तभी लिख दिया है। डिक्लेरेशन के वक्त ही उनमें क्या डाल दी हैं? वैल्यूज डाल दी हैं, या कह सकते हैं डिक्लेरेशन ही कर दिया है वेरिएबल्स का। तो जब भी आपके मेन प्रोग्राम के जितने भी वेरिएबल्स होंगे, वो डेटा वेरिएबल्स होंगे अदर देन उसमें पॉइंटर लगा है या रेफरेंस लगा है। रेफरेंस का मतलब एम्परसेंड लगा है। तो जब हमने ये 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, तो कौन से वेरिएबल्स हैं? डेटा वेरिएबल्स। अब जब ये कोड कंपाइल करेंगे, क्या करेंगे? कंपाइल। तो इस कोड को कंपाइल करने वक्त जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं वो कहाँ स्पेस लेते हैं? हमारे स्टैक मेमोरी में। तो स्टैक मेमोरी में मैंने 2 वेरिएबल्स के बॉक्सेस बना दिए, एक को नाम दिया A, एक को नाम दिया B। तो इसको मैं वैल्यू चली गई 10 और इसमें चली गई, क्या डाली थी मैंने? 15.2। तो 15.2 ये कहाँ ली जगह? चलिए पहले मैं आपको और अच्छे समझाता हूँ। इस मेन सेक्शन को कंपाइल किया गया, कंपाइल करने के बाद वो कोड मेन सेक्शन का यहाँ आ गया, किस फॉर्म में? मशीन कोड के फॉर्म में जैसे ही आया, इसके अंदर कितने डेटा वेरिएबल्स थे? वो डेटा वेरिएबल्स कहाँ इनिशियलाइज हो गए? उसको एक सेक्शन मिल गया। अब इस सेक्शन को हम बोलते हैं स्टैक फ्रेम ऑफ मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन क्यों बोला हमने? समझना, अच्छे से समझना। हर फंक्शन का अपना एक फ्रेम होता है स्टैक मेमोरी में। जैसे ही उसकी कॉलिंग होती है या वो एग्जीक्यूट होता है, वो स्टैक मेमोरी में अपना एक मेमोरी एलोकेशन का फ्रेम बना लेता है। सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन बना, अब मेन फंक्शन ने अपना एक सेक्शन बनाया। इस स्टैक फ्रेम को हम लोग एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी कहते हैं। एक्टिवेशन
रिकॉर्ड। ठीक है, तो जब मेन कंपाइल हुआ, मशीन कोड में आया, वो मेन मेमोरी के किस सेक्शन में गया? कोड सेक्शन में गया। जैसे ही कंपाइल हुआ तो जो जो डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स थे अंदर, डेटा वेरिएबल्स या पॉइंटर्स के वेरिएबल्स, वो कहाँ एलोकेट हो गए? उस स्टैक फ्रेम के अंदर एलोकेट हो गए। अब जैसे ही ये खत्म होगा वैसे ही इसकी लाइफ भी खत्म हो जाएगी। मतलब जैसे मेन फंक्शन एंड करेगा इसकी भी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो यहाँ तक हमने ये समझा कि जो भी हमारे कंपाइल टाइम में समझना, कंपाइल टाइम में जो मेन कोड में लिखे हुए हैं वो जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो कैसे होंगे? स्टैटिक, क्योंकि उन्होंने कैसी जगह ले रखी है? स्टैटिकली जगह ले रखी है। जैसे ही कोड एग्जीक्यूट हुआ, कोड मेन सेक्शन से कोड सेक्शन में गया, वैसे ही स्टैक फ्रेम डेवलप हो गया। किसका? मेन फंक्शन का। और मेन फंक्शन का स्टैक फ्रेम डेवलप हुआ मतलब उन्होंने मेमोरी स्टैक में ले ली। अब इस मेमोरी में जो भी आप स्टैक सेक्शन में प्लेस करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी। क्यों? क्योंकि वो डिसाइड हो रही है कब? कंपाइल टाइम में, ना कि रन टाइम में। कंपाइल टाइम में आपको सारी एरर्स भी मिलती हैं, इसीलिए जिनकी मेमोरी पहले से डिसाइडेड है कि आपको इतनी जगह लेनी है, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग? उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। उस इनिशियलाइजेशन को स्टैक फ्रेम में स्टैटिक एलोकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैटिक एलोकेशन। तो अभी हमने क्या पढ़ा? स्टैटिक एलोकेशन। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे की चीज़ हम लोग जो डायनेमिक एलोकेशन है, हीप कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक के लिए शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।